हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, यूजीसी नेट कॉमर्स की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं फॉर 2021 के लिए। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। मैं आपको सिंपल थ्री स्टेप्स में पूरी स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी आपके प्रिपरेशंस के लिए। आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। और जहाँ तक की बात है टॉपिक्स की, यूनिट्स की, किन यूनिट्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कुछ में आप थोड़ा कम भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ऐसी सभी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एक्सेस करने के लिए, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस है हमारी ये ऐप पर चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं मिल जाएंगे। यूनिट 1 के यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसी यूनिट 2, यूनिट 3, इन सभी के लेक्चर्स आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगे। आप यहाँ से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट हैं, ऑनलाइन टेस्ट, तो आपको ऑलरेडी जो आपका एक्टिवेट है, पैकेज जो एक्टिवेट है वो आपको कर दिया है। वो दूसरे ऐप पर है, दूसरे ऐप या वेबसाइट से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो पैकेज है होपफुली एक्टिवेट कर दिया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट होती है, अनाउंसमेंट होती है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप अनाउंसमेंट में उसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए, पहली बात तो आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए एक बार सिलेबस, ठीक है। सिलेबस की कंप्लीट डिटेल आपको पता होनी चाहिए, देन ही आप कोई स्टडी प्लान बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 स्टेप स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी सिंपल होगी, ठीक है। 3 स्टेप्स में क्या होगा आपका, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 1 में क्या है आपका, देखिए, एक तो ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट, एवरी यूनिट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में वो सभी यूनिट से आते हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, अकाउंटिंग हो, स्टैटिस्टिक्स हो, कोई सी भी यूनिट्स हो, उन सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है इक्वली। हाँ, अगर आपको किसी यूनिट में प्रॉब्लम आती है, सपोज आपको स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम आती है, आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है, आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पता नहीं है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बट इट डजंट मीन दैट कि आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मार्केटिंग्स, HR, इन सब को आप फोकस ना दें। आप HRM पे या मार्केटिंग को ये समझ लीजिए कि ये काफ़ी ईजी नहीं है, ठीक है। इन्हें आप उसी कैटेगरी में रखें जिसे आप अदर कैटेगरीज में रखते हैं, यानी कि इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक इनकम टैक्स, लीगल एस्पेक्ट, ये सभी जो यूनिट्स हैं आपकी इक्वली ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, पहले आपको सभी यूनिट्स के जो टॉपिक है वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको मिलेंगे। आपको उन सभी लेक्चर्स को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, ठीक है। सपोज आप बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है। आपने लेक्चर्स देखा, आपको समझ में आ गया, बस अब आप सोचते हैं कि बस अब ये टॉपिक मुझे आ गया है, मुझे समझ में आ गया है, दैट्स क्लियर, ठीक है। नहीं, उसके बाद भी आपको उसे डिटेल में पढ़ना है। लेक्चर्स के अलावा भी डिटेल में एक्सप्लेनेशंस होती हैं लेक्चर्स में हमारे सभी, बट उसके बावजूद आपको जो बुकलेट प्रोवाइड की गई हैं, जो कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें आपको डिटेल में वो टॉपिक पढ़ना है। जो जितना बुकलेट्स में लिखा है वो आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, वीकली, सपोज आज आपने पूरे वीक मंडे टू सैटरडे फॉर एग्जांपल आपने यूनिट 1 का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उसके सारे लेक्चर्स आपने देखे, ठीक है। उसके सारे लेक्चर्स आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के पूरे वीक में आपने लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है। आपने पूरे वीडियो लेक्चर्स कवर कर लिए, ठीक है, और उन्हें डिटेल में भी पढ़ लिया। मतलब आपने यहाँ पर जो है वो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपने वो टॉपिक वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ा, देन आपने उसे डिटेल नोट्स में भी जाकर वो टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अब आपको काफ़ी जो है नॉलेज हो गई है उस टॉपिक के बारे में। अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो तो आप चैट में क्लियर कर ही सकते हैं सिंपली, ठीक है।
इसके बाद आपका स्टेप 3 भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आप स्टेप 3 को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप स्टेप 1 और स्टेप 2 करते हैं और स्टेप 3 को स्किप कर जाते हैं तो कोई भी बेनिफिट आपको खास मिलने वाला नहीं है टू कंप्लीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि वीकली नॉट मंथली, वीकली जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने लेक्चर्स देखे हैं, जिन टॉपिक्स पे आपने कवर किया है, ठीक है, उसे स्टेप 2 जो है आपका, यानी कि आपने जो डिटेल में पढ़ा था उसे एक बार ज़रूर पढ़िए, ठीक है, किसी भी टॉपिक का। देन इसमें स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि उस टॉपिक पर बेस्ड या उस यूनिट पर बेस्ड आपको 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस आपको उसके लिए प्रैक्टिस करने हैं ऑन द वीकली बेसिस पे। तो रिवीजन करना है आपको ऑन वीकली बेसिस, नॉट मंथली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस। एवरी वीक आपको जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे वो 2 लेक्चर हो, चाहे वो 4 लेक्चर्स हो, चाहे वो 2 टॉपिक हो, चाहे वो 10 टॉपिक हो, आपको उसे वीकली जो है वो रिवाइज करना है। और क्वेश्चंस एटलीस्ट 100 कीजिए। अगर 100 नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 50 तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। यूनिट वाइज एमसीक्यूज गिवन रहते हैं, ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दीजिए। मैं प्रेफर करूँगा आपको कि वीक में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए। जो मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं टेस्ट सीरीज में, एक मॉक टेस्ट जो कि 150 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों होते हैं, आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। तो एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है। इसके बाद सपोज आपने 2 वीक में 2 वीक्स आप लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 वीक्स का टाइम लेते हैं टू कवर ए 1 यूनिट। ख़राब नहीं है इतना भी टाइम अगर आप लेते हैं, मतलब ज़्यादा प्रिपरेशन आवर्स नहीं है आपके, आप वर्किंग हैं, तो आप एक यूनिट को कवर करने के लिए 2 वीक लेते हैं सपोज, ठीक है। जब वो यूनिट कंप्लीट हो जाए, जब कोई सी भी यूनिट कंप्लीट हो जाए, सपोज यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई आपकी, उसका कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपने एक बार उसमें कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट में क्या होगा कि एक बार कंप्लीट यूनिट पढ़िए। जो बुकलेट प्रोवाइड की गई है उसमें जो कंप्लीट थ्योरी है उसकी यूनिट की, उसे कंप्लीट पढ़ लीजिए, ठीक है। उसे कंप्लीट पढ़िए एक बार, कंप्लीटली आपको पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है बट कंप्लीटली आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो रिवाइंड कर, आप वीकली तो कर ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद जब वो यूनिट कंप्लीट होती है आप उसे कंप्लीटली दोबारा से पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है, वही टॉपिक आप वीडियो लेक्चर्स में देख रहे हो, वही टॉपिक्स आप बुकलेट्स में पढ़ रहे हो, उसके बाद उसे वीकली रिवाइज भी कर रहे हो, उसके बाद आप उसे जब कंप्लीट हो रही है आप उस टॉपिक को फिर से पढ़ रहे हो, तो आप 3 to 4 टाइम्स जो है एक ही टॉपिक के गो थ्रू जा रहे हो। और यही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारा माइंड होता है वो सबकॉन्शियस होता है, यानी कि अगर हम दोहराते रहते हैं, चीज़ों को रिपीटेड करते रहते हैं, तो वो ज़्यादा समय तक हम अपने माइंड में रख सकते हैं, उसे ज़्यादा समय तक हम याद रख सकते हैं। यही आपको इस स्ट्रैटेजी में आपको करना है। फर्स्ट तो कंप्लीट रिवाइज करना है। उसके अलावा उसके जितने भी एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ उसमें दिए हुए हैं ना उस यूनिट में, हमारी हर यूनिट में अराउंड 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर दिए रखे हैं, सबको प्रैक्टिस करो। मैं एक दिन में मत करो, उसके लिए आप 3 to 4 डेज ले सकते हैं, 4 to 5 डेज, 5 डेज भी ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। 3 to 4 डेज लीजिए उन कंप्लीट एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने पे, ठीक है, और उनका आंसर विदाउट आंसर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मतलब आंसर मत देखिए, सिर्फ क्वेश्चंस ही देखिए, ठीक है, और देखिए कि आपको कितना उसमें आया है, मतलब कितने आपका जो करेक्ट हो रहे हैं, कितने आपके रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ईच यूनिट, ईच टॉपिक आपको लेकर चलना है। सेम स्ट्रैटेजी अपनाएं, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट यूनिट एज वेल, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम, अगर आप अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आवर्स, कितने आवर्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो आप मैक्सिमम रिवीजन्स, कंप्लीट रिवीजन में और वीकली रिवीजन में आपको एक यूनिट को 2 से 3 वीक का ही टाइम देना चाहिए। तो ट्राई कीजिए कि 2 वीक के अंदर आप कवर कर लें उसे और रिवाइज भी कर लें, ठीक है। बट 3 वीक से ज़्यादा का टाइम बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं होता है किसी भी यूनिट के लिए। इवन 3 वीक्स काफ़ी ज़्यादा है, बट 2 वीक्स में ही आपको कवर उसे करना होगा, ठीक है। देन ये स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको आपकी जो नॉलेज है अबाउट दैट टॉपिक वो काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड यूनिट करना है, थर्ड यूनिट करना है, ठीक है। थर्ड यूनिट जब 3 यूनिट्स आपकी कवर हो जाएं, ठीक है, तो आपको 6 वीक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 3 यूनिट्स जैसे कवर हो जाएगी, ठीक है, तो आपको इसे कवर करने में सपोज 6 वीक्स लगे, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो जब 3 यूनिट कवर हो जाए ना, तो एक बार से फिर से रिवाइज कीजिए ऑफ यूनिट लेक्चर ऑफ यूनिट 1, सिर्फ लेक्चर कर लीजिएगा, ठीक है, ऑफ यूनिट 1 के। इसे थोड़ा आप फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं, बट देन आप यूनिट 1 के लेक्चर्स को कीजिएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए, जब आप 3 यूनिट कवर कर लेंगे तो आप उसमें से अराउंड 30% जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। यूजीसी नेट कॉमर्स का जो 30% सिलेबस है वो आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको रिवाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यूनिट 1 को उस टाइम आपको रिवाइंड करना चाहिए। उसके बाद जैसी ही आपकी 2 यूनिट और हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपको यूनिट 2, यूनिट 3, मतलब बार बार वो प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा देन आप मॉक टेस्ट पे फिर तो आपको ज़्यादा बार रिवाइज उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में सब कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको मॉक टेस्ट जो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक मैंने वहाँ पर पढ़ा था, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी बार उसे रिवाइज कर चुके होंगे। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अराउंड शायद हमारे पास 3 to 4 मंथ है। अब की बार शायद जो एग्ज़ाम्स है वो थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है, बट अभी कह नहीं सकते कुछ, ठीक है। बट इतने टाइम में भी आप अच्छे से ये उनके लिए हैं जो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, थोरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है कि इतनी बार पढ़ना, आपको मे बी एक टॉपिक बार बार पढ़ने में प्रॉब्लम आए, ठीक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको हर टॉपिक, देखिए यूजीसी नेट में सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टॉपिक्स पढ़ना। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि टॉपिक इज़ मोर देन इम्पोर्टेंट देन एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, बट अगर आप टॉपिक में आपको डिटेल में नॉलेज है तो एमसीक्यूज किसी भी लेवल का आ जाए, चाहे वो असर्शन में पूछा जाए, मैचिंग में पूछा जाए या वन लाइनर में पूछा जाए, आप उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो स्ट्रैटेजी थी और आप डिस्कस कर सकते हैं उससे इस बारे में। अब चलिए हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना चाहिए, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, का मतलब ये है कि वो टॉपिक जिन पे अक्सर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, तो उनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बट इसके अलावा आपकी ऑल 10 यूनिट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सभी यूनिट्स आपकी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा क्योंकि ऑलवेज स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट का मेरा यहाँ पर मतलब है कि जिन पे बार बार क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में आए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदर टॉपिक्स ना पढ़ें। मैं ऐसा बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, अदर टॉपिक भी पढ़ें, प्लस जो ये टॉपिक्स है इन्हें ज़रूर कंसिडर करें क्योंकि ये काफ़ी रिपीटेड है, ठीक है। पहली यूनिट है हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। इसमें आईबी एंड बिजनेस इन्वायरमेंट आती हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर थ्योरीज़, जो थ्योरीज़ है, ठीक है, वो बहुत आती है बिजनेस इन्वायरमेंट में। कई बार जो है वो थ्योरीज़ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एडम स्मिथ या अदर से रिलेटेड हेनरी फोर्ड, तो इनकी थ्योरीज़ पे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं कि कौन सी डेमोक्रेटिक थ्योरी किसने दी है, ठीक है। तो
ये काफ़ी बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थ्योरीज पे यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा फीमा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपकी बार भी आया था इस पर आंसर क्वेश्चन, ठीक है। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है, जस्ट मैं वो बता रहा हूँ जिन पर क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हैं। इसके अलावा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस, ठीक है। कभी किसी थ्योरीज पे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ये सब कुछ बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो इन्हें ज़रूर कंसिडर कीजिए। इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे WTO, यूनिसेड, IMF, वर्ल्ड बैंक, वेरी पॉपुलर। और इसमें इतनी डिटेलिंग में नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, बट अगर आप कोई भी वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशंस कब फाउंडेड हुई, किसने फाउंडेड की, कौन सा एक्ट पैक्ट उसके पीछे था, ठीक है, क्या वर्क करती है, कितने मेंबर्स कंट्रीज़ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो ऐसा टॉपिक है कि 1000 बार पूछा गया है अब तक। अगर आप 10 साल के भी पेपर लेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्मेट में पूछा गया। FDI, वैसे FPI है नहीं, बट FPI से भी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो FDI और FPI दोनों पढ़े, सिलेबस में दोनों ही कवर है, ठीक है। देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज वन ऑफ द अनदर इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में कुछ स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि न्यूमेरिकल्स के पीछे लग जाते हैं, ठीक है। वो अमेलगेमेशंस अकाउंट्स बना रहे हैं, बैलेंस शीट्स बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना रहे हैं। नहीं जी भाई, UGC नेट के लिए इसके लिए ज़रूरत नहीं है आपको ये बनाने की। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पार्टनर्स डीड क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे टॉपिक्स के बारे में आपको कम्प्लीटली पता होना चाहिए। इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं बहुत इजी लेवल के आते हैं, पार्टनरशिप पे आगे, ठीक है। जैसे A, B इज़ अ 2 पार्टनर, C इज़ कम टू द फर्म, ज्वाइन द फर्म विद द गुडविल ऑफ 1/3 या विद द अमाउंट ऑफ 1/3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो बिल्कुल हार्ड नहीं है इन कैलकुलेशन बेसिस ऑल्सो, ठीक है। बट उसके लिए आपको उन चीज़ों को डिटेल में पता होना चाहिए। यह यूनिट मैंने कवर की है, हर टॉपिक को काफ़ी डिटेलिंग में यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ऑडिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉचिंग वेरिफिकेशंस में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इन पे तो क्वेश्चंस मैचिंग में 1000 बार पूछा गया है, तो इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। काइजन कॉस्टिंग आपकी बार भी आया था, ठीक है, काइजन कॉस्टिंग पे आपकी बार आया था, तो देन ये अगेन ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस डिटर्मिनेशंस ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप इसे ज़रूर समझिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स को आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ने कवर किया है, रोहिणी मैम ने ये कवर किया है यूनिट, बहुत अच्छे से कवर किया है। ज़रूर देखिएगा, एक एक लेक्चर देखिएगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। फाइनेंस इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और मुझे काफ़ी पसंद है ये सब्जेक्ट। इसमें कैपिटल बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीज फाइनेंसिंग पे क्वेश्चन आया है काफ़ी बार, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, GDR ADR पूछा जाता है मैचिंग में, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल आर्बिट्राज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना, ये भी समझना चाहिए। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आपको समझना चाहिए, रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है इनमें, रट ही नहीं पाओगे आप, समझ पाओगे कि होता क्या है, इंटरनेशनल आर्बिट्राज क्या होता है और आर्बिट्राज में क्या डिफरेंस है, ये आपको
आना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे रन करता है, पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, समझनी चाहिए। समझ गए देन आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, इन सभी पे क्वेश्चंस आए हैं। बायस थ्योरम, टेस्ट तो बिल्कुल मत छोड़िए, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इनोवा, काई स्क्वायर्स, मैन विटनी, यू टेस्ट और एच टेस्ट, ठीक है, इन सभी पे आया। और रिपोर्ट राइटिंग पे भी आता है। रिपोर्ट राइटिंग इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसे अच्छे से देखिएगा, मैम ने ये कवर किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें देखिए जहाँ तक एचआरएम है, एचआरएम में अप्रेजल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अप्रेजल, जॉब्स, पेनिट्रेशन, ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। डेलीगेशंस और अथॉरिटी में क्या अंतर होता है, डेलीगेशंस क्या होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स, इस पर भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर एचआरएम में देखा गया है कि क्वेश्चन आंसर में ही जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब टॉपिक सब पता रहता है बट क्वेश्चन आंसर में कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आंसर ऐड किए हैं, उनमें भी ज़रूर देखिएगा। अब आता है बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपको जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, आरआरबी हो गया, ठीक है, आपका एनबीएफसी हो गया, ठीक है, इन्हें तो बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ना है। आईआरडीए हो गया, ठीक है, इन्हें बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। बट इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे अक्सर आ जाते हैं, और वो जैसा री इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस रहता है आपका, इसे पढ़िएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड भी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। देन आपका यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग पे भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट। रीजनल रूरल बैंक, यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, और रूरल बैंक, इनमें आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल्ड बैंक, इनमें आपको पता होने चाहिए कितने कॉमर्शियल बैंक हैं इंडिया में, कितने जो हैं रूरल बैंक्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फॉरेन ट्रेड बैंक्स को कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैंक से रिलेटेड आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और ज़रूर इन्हें ध्यान रखिएगा। देन मार्केटिंग में आ जाता है। मार्केटिंग में का जो लेवल है वो अब काफ़ी बढ़ चुका है, अब हल्के टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो आपको इसी हिसाब से इनके क्वेश्चंस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो प्राइस डिसीजन से लेकर मार्केट सेगमेंटेशंस, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चंस आया है, ठीक है। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस पे क्वेश्चंस आया है। सीआरएम, ठीक है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पे क्वेश्चंस आया है इसका, ठीक है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट तो सभी है। अब लीगल जो आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये यूनिट मैंने कवर करवाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर इंडियन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे अब कॉन्ट्रैक्ट नए भी रिन्यू हो गए हैं, नए इनका अमेंड कर दिया गया है 2019 में, बट आपके सिलेबस में पुराने हैं तो पुराने पे ही ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना होगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जितने भी है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पढ़ना, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे आता है जनरली। अब देखा गया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे नहीं आएगा डायरेक्टली, इन चीज़ों पे आ जाएगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, नहीं होता, वैलिड किसे कहते हैं, लीगल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ठीक है, लीजी एंड लीजर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, डिटेल में बुकलेट में भी दिया है और मैं अपने लेक्चर्स में भी कवर करूँगा।
इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरटीआई हो। आरटीआई के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है। आरटीआई ऑफिसर कितने डेज में आरटीआई वापस आती है, ठीक है। तो ये बहुत डिटेलिंग में है, और जो मैंने डिटेलिंग में अपने लेक्चर्स में भी मैंने कवर किया है, और मैं आपको जो लेक्चर्स जब आएंगे इसके तो आप देख लीजिएगा। कंपटीशन एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट 2013 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बार भी क्वेश्चन आया था इससे। जीएसटी का, जीएसटी आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जीएसटी बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जीएसटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए वेरियस कोर्सेज है। बट यहाँ पर आपको जो मेनली जीएसटी के बारे में कि क्या बेनिफिट है, जीएसटी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है, किस तरह की जीएसटी होती है, जैसे आपकी स्टेट जीएसटी होती है, सेंट्रल जीएसटी होती है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। दैन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। सबसे पहले तो यहाँ सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी सेक्शन है, चाहे वो डिडक्शन के सेक्शन है, एटीसी, एटी, डीटीए, जितने भी सेक्शन हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हर सेक्शंस हमने कवर किया है अपनी बुकलेट्स में, ज़रूर पढ़िएगा, एक एक सेक्शन रट लीजिएगा। रटना है यहाँ पर, आपको रटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको रटना पड़ेगा। सेक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सभी टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैंने ये टॉपिक्स सारे कवर करूँगा मैं अपने वीडियोज़ लेक्चर में, एक एक वीडियो लेक्चर्स दो बार देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया है, कुछ बताया ऑन द प्रीवियस ईयर बेसिस, पर टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ईच एंड एवरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड यू फाउंड ईच एंड एवरी लेक्चर्स इन योर बैच। सो आपको सिर्फ इन्हें डिटेल में पढ़ना है। वो 3 स्टेप स्ट्रैटेजी आप अगर इम्प्लीमेंट करें तो आपका जो नेट जीआरएफ जो भी टारगेट है उसे कोई नहीं रोक सकता, आपको डेफिनेटली वो अचीव हो जाएगा। नेट में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम देना, ठीक है। टाइम आपको देना पड़ता है इस एग्ज़ाम्स को, और ये एग्ज़ाम आपको वो दे देता है जो कि आप चाहते हैं, चाहे वो नेट हो या जीआरएफ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। अभी से बेस्ट ऑफ लक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लगना आपको अभी से पड़ेगा, मेहनत आपको आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन।